अभिकारकों की क्रियाविधि का ये तीसरा वीडियो आपको बताने चल रहा हूँ। इसमें हम अब चर्चा करेंगे अभिकारकों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों से जो पदार्थ क्रिया करेंगे उनकी प्रकृति क्या होती है, वो किस तरह के होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। दो मुख्य भागों में उनको हम बांट सकते हैं। जो अभिकारक हैं कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करने वाले, उनको हम दो अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, ऐसे अभिकारक जो न्यूक्लियोफिलिक हैं, या इसी का एक नाम और दे देते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल नाम से अर्थ थोड़ा समझ में आएगा। नाभिक स्नेही, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक या फाइल का मतलब होता है लविंग। नाभिक स्नेही पदार्थ जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक कहलाते हैं। नाभिक स्नेही, नाभिक में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज के आधार पे जब बात करेंगे तो हमको ये कहना है कि धन आवेश को जो अपनी ओर खींचे, धन आवेश को जो चाहने वाले पदार्थ होते हैं या अभिकारक होते हैं, उनको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही। शर्त क्या है, नाभिक को कौन अपनी ओर आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन मूल कणों से मिलकर के परमाणु बने होते हैं। तो परमाणु में कौन सा भाग है जो नाभिक को अपनी ओर खींचेगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन। तो ये वे पदार्थ हैं या आयन हैं जिनके पास कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेष बचे हों, जो किसी से साझा न हुआ हो, कहीं शेयर्ड न हुए हों। कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन उनके पास होने चाहिए। यही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा किसके पास? नाभिक स्नेही पदार्थ के पास। तो एक जोड़ी उनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे अमोनिया गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। एक एक ने हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, माने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। दूसरा देखो, पानी, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा किया, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष बच रहे हैं। उसी तरह से अल्कोहल ROH में बच रहा है, ईथर में, साइनाइड आयन में जब करेंगे तो कार्बन के पास बचेगा। NH2 आयन, एमाइड आयन, इसमें नाइट्रोजन के पास बचेगा। माने ऐसे सभी पदार्थ या ऐसे सभी आयन जिनके पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी नाभिक स्नेही कहलाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देने की क्षमता रखते हैं। और लुईस और ब्रांस्टेड और लोरी एसिड और बेस की जो परिभाषा बाद के वैज्ञानिकों ने किया है, उनमें 2 पॉपुलर नाम है। एक है ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत। ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत ये कहता है कि प्रोटॉन जो ले वो बेस है, और प्रोटॉन जो दे वो एसिड है। प्रोटॉन दाता जो पदार्थ होगा वो अम्ल कहलाएगा, और प्रोटॉन ग्राही पदार्थ जो होगा वो क्षार कहलाएगा। ये ब्रांस्टेड लोरी ने कहा था। लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा देने का प्रयास किया था। उसकी व्याख्या उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर की। तो इन सब के पास देखो एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन कम से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लुईस के क्या कहलाएंगे? ये बेस, इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ हैं जो लुईस की परिभाषा के अनुसार बेस होंगे। इसका अर्थ हुआ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या नाभिक स्नेही जो अभिकारक होते हैं वो वास्तव में लुईस के बेस हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। वहाँ न्यूक्लियोफिलिक था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास रहेगी तभी तो चाहेगा। इन पदार्थों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और लुईस की परिभाषा के अनुसार इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ एसिड कहलाता है। तो ये सभी पदार्थ क्या होंगे? लुईस के अम्ल होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक
रिएजेंट्स वे पदार्थ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन कब बना? जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये चाहेगा कि हमको जल्दी से जल्दी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। हाइड्रोनियम आयन, NO2 आयन या लुईस के जितने भी एसिड हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो अभिकारक को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया। पहला न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक। तो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि के अंतर्गत 3 वीडियो आपसे शेयर किया। पहले में चर्चा हम लोगों ने किया कि जो कार्बनिक यौगिकों के परमाणुओं में कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो टूटेंगे कैसे, उनके टूटने पर ही रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आधार पर उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया कि किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उस पर क्या हो सकता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और तीसरे भाग में हम लोगों ने चर्चा किस पर किया है? रिएजेंट्स पर, अभिकारकों पर। 2 तरह के रिएजेंट्स की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर मुख्य रूप से किया, एक नाभिक स्नेही और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब मुख्य जो बात है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के तरीके हैं जो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन करते समय हमको आपको मिलेंगी। उन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के तरीकों को अगर हम समझ लेंगे तो जो कार्बनिक यौगिक आगे हम पढ़ेंगे उनके बनाने की विधि, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण समझने में बहुत ही आसानी होगी। प्यारे बच्चों, 3 चैप्टर्स मैंने कहा है कि ये पूरी तरह से तुमको तैयार करना है। पहला कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, दूसरा कार्बनिक यौगिकों की समावयवता और तीसरा कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक क्रियाविधि। इन तीनों चैप्टर्स को जब अच्छी तरह से तैयार रखोगे तो कार्बनिक रसायन का जो चैप्टर हमारे कोर्स में है वो जब हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पर समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगला वीडियो फिर शेयर करूँगा जिसमें कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं होती हैं।